हेलो, माय नेम इज़ कबीर गुप्ता एंड आई एम इन क्लास 9। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर टिश्यूज़। यहाँ पे बोला गया है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल, अगर उस सेल का जो ग्रुप है वो एक सिमिलर काम करता है या वो कोई अलग 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 सिमिलर काम करता है और वो अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, जैसे कि लिवर का सेल आपका फैट को गिलाने के लिए होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, बाइल जूसेस निकालता है, और आपका जैसे कि लंग्स हुआ वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है, रेस्पिरेशंस के लिए, और जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हुआ वो हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए होता है। वैसे ही अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स का अलग अलग काम होता है और अलग अलग फंक्शन होता है जो वो मिलकर करते हैं, तो उसे टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़? चलिए देखते हैं। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some details. तो हम लोग टिश्यूज़, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ कंसेप्ट और डीप कंसेप्ट में देखेंगे अभी। तो ये कुछ क्वेश्चन चल रहे थे कि व्हाट इज अ टिश्यू। तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अच्छा, जो और वो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होना चाहिए, एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब वो एक साथ काम करते हैं एक फंक्शन को पाने के लिए, सारे सेल्स मिलकर, तो उसे टिश्यू कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यू का मतलब समझ गए। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ का महत्व क्या है, यूटिलिटी क्या है, उसका काम क्या है? तो टिश्यूज़ होना, जैसे कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुआ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसमें अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द थिंग्स। तो इसमें अलग अलग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है कि इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स की वो अलग अलग फंक्शन कर पाए। तो अब यहाँ पे है प्लांट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर the growth of plants occur only in certain specific regions. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue is located only at these points depending on the region where they are present. Meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. तो यहाँ बोल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब डिवाइडिंग सेल्स को, हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। वो कुछ खास पॉइंट्स पे होता है, जैसे कि वो रीजन वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि हो गया वो क्लासीफाइड होता है तीन ग्रुप में, सॉरी तीन चीज़ में, अपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम को। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक बनाया गया है, ये रहा एक प्लांट का, एक शूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया गया है, मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि
तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं क्या बना रहा हूँ, एक शूट का ट्रांस सेक्शन किया गया है, क्रॉस सेक्शन, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया गया है। देखिए जैसे कि वैसे मेरा ड्राइंग इतने अच्छे नहीं है। तो ये जो है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं, ये फर्स्ट में इसको एपिकल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं, इस जगह को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसको कहते हैं हम लोग, इस जगह इस पार्ट को कहते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। तो अब इसका फंक्शन समझानेंगे, लैटरल एंड एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम का। चलिए देखते हैं। ठीक है। Apical meristem is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. The width of the stem or root increases due to the lateral meristem or cambium. Apical meristem जो होता है वो ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो टिप है इसका यहाँ होता है, ये जो टिप है देख रहे हैं इस जगह, इस पोर्शन पे, और रूट के ग्रोइंग टिप्स में होता है, जो मदद करता है आपका, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जगह पे, ठीक है। तो वो आपका लेंथ इंक्रीज करने में मदद करता है। जैसे कि हम इसे, इसका दो टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेम का, शूट मेरिस्टेम और रूट मेरिस्टेम। जो जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, इससे समझ में आ रहा है कि ये टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट में प्रेजेंट होता है, और स्टेम्स कह सकते हैं। तो ये स्टेम और रूट का लेंथ बढ़ाने में मदद करता है ये टिश्यू। अच्छा, द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम। जो ग्रोथ है, जो मोटाई है, वो आपका लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से बढ़ता है। जैसे कि ये जो मोटाई आप देख रहे हैं, ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जगह पे आपका लैटरल मेरिस्टेम होता है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ बढ़ता है एक प्लांट का, इस टिश्यू की वजह से। और इस टिश्यू का एक और नाम है कैम्बियम। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, कैम्बियम ना। Intercalary meristem seen in some plants is located near the node. Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose wall, and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think why they lack vacuoles? You might want to refer the functions of vacuoles in the chapter on the cell. ठीक है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो आपका नोड्स में होता है, इंटर नोड्स में होता है, और लीफ के बेसिस में होता है। तो ये आपका, ये क्या काम करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एलोंगेशन ऑफ द नोड्स एंड द लीव्स, उसमें मदद करता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बहुत ही एक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और थिन सेलुलोज वॉल, और उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और वो वैक्यूल्स उसमें नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स। इसका आप आंसर समझ सकते हैं अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा हो।
what happens to the cell formed by meristematic tissue. They take up a specific role and lose the ability to divide. As they, as a result, they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size, and function is called differentiation. Differentiation leads to the development of various types of permanent tissue. तो इससे क्या है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की बात हो रहा है, जैसे कि हमें पता है कि जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद बनने के बाद वो एक स्पेसिफिक रोल होता है उसका, और वो डिवाइड होने का एबिलिटी खो देता है. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो परमानेंट टिश्यू बनाता है. तो इसी प्रोसेस को जब वो एक शेप, साइज और एक फंक्शन ले लेता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन, शेप और साइज, तो इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. और डिफरेंशिएशन आप बहुत टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू को लीड करता है. इसी से डिफरेंशिएशन की वजह से आपका बहुत सारे अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, एक प्लांट का सेक्शन, एक स्टेम का सेक्शन किया गया है, तो उसको देख सकते हैं आप यहाँ पे इस पिक्चर में, और कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है. सिंपल परमानेंट टिश्यू. A few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. They are usually loosely arranged, thus large spaces between cell intercellular spaces are found in this tissue. This tissue generally stores food. In such situations, it contains chlorophyll and forms photosynthesis, and then it is called chloroenchyma. अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है. एपिडर्मिस के ठीक कुछ नीचे कुछ लेयर्स नीचे होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब एक सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका अलग अलग चीज़ में डिवाइड होता है. जैसे कि यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड. तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो कुछ ग्रुप्स में बटे होते हैं. जैसे कि यहाँ पे परमानेंट टिश्यू आपका कुछ ग्रुप्स में बटे होते हैं. पहला परमानेंट टिश्यू आपका 2 ग्रुप्स में बटा होता है. पहला ग्रुप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, SPT लिख रहा हूँ मैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है लिखने का इतना बड़ा. तो SPT अब यहाँ पे समझ सकते हैं. S मतलब सिंपल, P मतलब परमानेंट और T मतलब टिश्यू. ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू C. एक सेकेंड. तो
कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो परमानेंट टिश्यू आपका दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला ग्रुप सिंपल परमानेंट टिश्यू, एसपीटी मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सीपीटी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अब इन दोनों में कुछ अलग होता है और कुछ सिमिलर होता है। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका 3 ग्रुप से डिवाइड होता है। तीन सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं इसमें। पहला आता है इसमें पैरेन्काइमा, दूसरा आता है इसमें कॉलेनकाइमा, तीसरा आता है इसमें स्क्लेरेनकाइमा। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और इसमें भी होते हैं 2 चीज़, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। परमानेंट टिश्यू सॉरी, पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टिश्यूज आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यूज आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आगे इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो काफ़ी मोस्ट सिंपल टिश्यू है, मोस्ट कॉमन एंड सिंपल टिश्यू है। इट इज़ अ कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है प्लांट्स में। और इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है विथ थिन सेल वॉल्स। दे आर लिविंग सेल, ये लिविंग सेल होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, थस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ये लूजली अरेंज होता है, ये सेल्स एक साथ एक अच्छे तरह से पैक नहीं होता है, ये लूजली अरेंज होता है, जिसके कारण इनके बीच में स्पेस रहता है, इन 2 सेल के बीच में, जैसे कि जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेसेस भी कह सकते हैं, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ठीक, तो अब दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, और ये टिश्यू का काम क्या है, फूड को स्टोर करना और और कुछ सिचुएशंस में इसमें क्लोरोफिल जब होता है पैरेन्काइमा में, तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है, और हम उसे कहते हैं, उस टाइप के टिश्यू कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल है, उसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called arenchyma. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि parenchyma के 2 और टिश्यूज़ हैं, जिसमें एक में है क्लोरोफिल, उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिसमें लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं, तो उन्हें बायोन्सी देने में और फ्लोट करने में पैरेन्काइमा, उस टाइप के पैरेन्काइमा को हम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि पैरेन्काइमा के 2 और पार्ट हैं। क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। देखिए, तो the flexibility in plant is due to another permanent tissue called कोलेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो एक और सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं
कॉलेनकाइमा, जिस जिस उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो उसका फंक्शन होता है प्लांट का फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उस कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स। तो वो बेंड करने में सहायक होता है ये टिश्यू, जैसे कि स्टेम्स और टेंड्रिल्स को। फॉर क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, फॉर क्लाइंबर्स जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा हो, बिना ब्रेक किए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर living elongated and irregularly thickened at the corners. There are very little intercellular spaces. तो इसमें क्या होता है, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है और इस सेल में ये सेल लिविंग होता है, एलोंगेटेड होता है, लंबा, और इरेगुलर होता है। आपका साइड्स में, कॉर्नर्स में वो एक्स्ट्रा थिकन होता है और एक्स्ट्रा थिकन होता है। और ये इसमें बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को एक साथ। ये है पैरेन्काइमा, ये है कॉलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेन्काइमा। आगे yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. It is made up of sclerenchymatous tissue. The cells of this tissue are dead. तो एक और परमानेंट टिश्यू होता है जिसे हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क होता है, ऊपर का जो उसका हेयरी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर, उसे हम हस्क कहते हैं ऑफ कोकोनट। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू का जो सेल्स है वो डेड होता है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज दी वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। तो इनका जो वॉल्स हैं ये काफ़ी लंबे और पतले होते हैं, नैरो। और इनका जो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये जो थिकनिंग है, लिग्निफाइड थिक वॉल, ये लिग्निन एक केमिकल होता है, लिग्निन की वजह से थिक होता है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इतने थिक हो जाते हैं कि सेल के अंदर कोई स्पेस ही नहीं बचता। This tissue is present in stems, around the vascular bundles, in the veins of leaf, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plants. तो ये आपका, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें स्क्लेरेन्काइमा में, और इसमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होता, क्लोजली पैक्ड होता है। और ये जो सेल है और जो आपका थिक वॉल है वो सेल को हार्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इम्परमिएबल टू वाटर बनाते हैं। मतलब उसके अंदर वाटर घुस नहीं सकता, ठीक है। और ये आपका प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये आपका स्टेम्स में, वास्कुलर बंडल्स में और वेन्स ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में रहते हैं। What you observe is the outermost layer of the cell called epidermis. The epidermis is usually made up of a single layer of cells. हमने अभी जब जितना भी बड़ा उसमें हमने देखा कि वो सब जो सेल्स थे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, वो एपिडर्मिस के नीचे थे। अब हम जानेंगे एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दिस एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है एपिडर्मिस। इन सम प्लांट्स, जैसे कि सिंगल लेयर ऑफ ये जैसे कि हो गया आपका, मतलब ये एक सेल हो गया,
ठीक है। फिर ये एक सेल हो गया, फिर ये एक सेल हो गया। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में रहते हैं, मतलब ऐसे एक शीट की तरह। इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, सिर्फ एक ही लेयर होता है इसमें। इन सम प्लांट्स लिविंग in very dry habitat the epidermis may be thicker since the protection against water loss is critical। तो कुछ जगह पे जैसे कि हो गया आपका डेजर्ट में, जहाँ पे बहुत ही ड्राई हैबिटेट है, वहाँ पे एपिडर्मिस थिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो क्रिटिकल हो सकता है प्लांट के लिए। द एंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। पूरे प्लांट में जो आउटर कवरिंग होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। वो पूरे प्लांट में होता है और वो ह्यूमन बींग्स पे भी होता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एपिडर्मिस एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पे एक वैक्सी लेयर सेक्रीट करता है जो वाटर के रेजिस्टेंट होता है। उसे हम क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिन। तो दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगी। तो ये जो क्यूटिन है आपका, जो वैक्सी लेयर है सेक्रीट करता है, वो आपका प्रोटेक्शन देता है लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइटिक फंगी को अंदर आने से। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner walls. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बोला है कि क्योंकि वो एपिडर्मल सेल्स बहुत ही एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, तो वो एक कंटिन्यूस लेयर होता है बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के। क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा तो कोई भी पैरासाइटिक फंगी हो सकता है, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो कंटिन्यूअस लेयर रहता है। तो बोला है कि आउटर और जो साइड वॉल होता है वो ज़्यादा थिक होता है इनर वॉल से। यहाँ पे हम गार्ड सेल्स देख सकते हैं, स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स। ये रहा एपिडर्मल सेल्स, देख रहे हैं आप। जिस ये जो ग्रीन कलर का है ये स्टोमेटा है, और जो आप देख रहे हैं ये जो एपिडर्मल सेल्स है। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf। हम देख सकते हैं small pores जैसे ग्रीन ग्रीन, ठीक है। These pores are called stomata। इसे हम stomata कहते हैं। Stomata are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो stomata है ये आपका enclosed रहता है दो किडनी शेप्ड सेल्स से, जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। they are necessary for exchanging gases। अब देखिए एपिडर्मल सेल्स में वो तो कंटिन्यूअस लेयर होता है बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के, तो फिर वो ट्रांसपिरेशन और वो ऑक्सीजन कैसे लेगा एयर से, ठीक है। तो इसीलिए वो होता है स्टोमाटा, ठीक है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन के लिए ज़रूरत देता है, और नेसेसरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए विद द एटमॉस्फेयर, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। इसलिए स्टोमेटा रहता है एपिडर्मल सेल्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई एपिडर्मल सेल्स में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होता ही नहीं है। Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts and greatly increase the total absorptive surface area। जो एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स पे होता है वो उनका फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्ब करना ज़्यादा से ज़्यादा।
तो वो हेयर लाइक, वो काफ़ी लंबे होते हैं हेयर लाइक, और उनके पार्ट में क्या होता है कि उनके में एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. Cutin जो मैंने बोला था waxy coating. Cutin chemical substance with waterproof quality. जिससे वो plant waterproof रहता है. On its outer surface, और ये क्यों रहता है प्लांट्स में डेजर्ट में? क्योंकि ट्रांसपीरेशन ना हो पाए ठीक है, क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा. It is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of the young stem. For young stem, as plant grow older, the outer protective layer tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork. Cells of cork are dead and compactly arranged without interstitial spaces. यहाँ बोला है as plant grow older, the outer protective tissue undergoes a certain change. जब वो plant बूढ़ा होता है, older होता है, तो उसका जो protective tissue है वो changes उसमें होता है. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork. तो जो secondary meristem होता है, जो cortex में होता है, तो वो क्या करता है कि वो एक कॉर्क फॉर्म करता है. सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. कॉर्क जो होता है वो डेड होता है, वो डेड सेल्स होता है, और उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता. दे हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबिरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर. तो उनमें एक सब्सटेंस होता है जो जिसे हम सुबिरिन कहते हैं, वो इम्परवियस बना देता है गैसेस टू द गैसेस एंड वाटर्स. यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्क सेल्स और रप्चर्ड एपिडर्मिस. तो आज यहाँ तक ही. अब अगले सेशन में हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे. थैंक यू. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए.